अब बात कर लेते हैं एक बार एक कंपैरिजन का, यानी कि कंपैरिजन कर लेते हैं आर्टिकल 107, 109, 117 एक 368 और आर्टिकल 3 का। अब जो 107 है उसमें जैसे कि हमने बात की वो साधारण बिल से रिलेटेड है, ठीक है, वो साधारण बिल से रिलेटेड है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 107 साधारण बिल, 109 धन विधेयक, 110 नहीं है धन विधेयक की सिर्फ परिभाषा 110 में ध्यान रखना है। और वित्त विधेयक 117 एक में एक दो तीन तीन तरह के वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात होगी कंपैरिजन में वो 117 एक की बात है, ठीक है। 368 जो है वो संशोधन बिल है, जबकि आर्टिकल 3 में राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों का निर्माण, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, यूपी से उत्तराखंड, तो ये राज्यों का पुनर्गठन है। अब जब बात करते हैं प्रस्तुत कैसे होता है इन सभी आर्टिकल्स के अंतर्गत कोई भी बिल, तो साधारण बिल की बात करें तो किसी भी सदन में ये प्रस्तुत हो सकता है, कहीं पर भी किया जा सकता है ना, पूरा स्थापित, या लोकसभा राज्यसभा किसी में भी किया जा सकता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर कोई भी इसको पूरा स्थापित कर सकता है, इसमें कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की, ठीक है। जबकि धन विधेयक में सिर्फ लोकसभा में ही वो प्रस्तुत किया जा सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट मेंबर ही, ठीक है, गवर्नमेंट मेंबर यानी कि सरकारी आदमी, यानी कि जो सरकार बना रहे दल है, मंत्री स्पेशली, वही इसको पूरा स्थापित कर सकता है लोकसभा में ही, और इसको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, हमने अभी लास्ट किया। उसके बाद आता है 117 एक, ये भी क्योंकि वित्त विधेयक है, इसमें यहाँ पर सेम वही कंडीशन होगी जो धन विधेयक की, लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें, और गवर्नमेंट मेंबर इसको प्रस्तुत कर सकता है, और प्रेसिडेंट की प्री अप्रूवल की जरूरत होगी। अब बात आती है 368 की, ये साधारण विधेयक की तरह ही काम करता है। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी संविधान संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर कोई भी इसको पेश कर सकता है, प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, सिर्फ धन विधेयक के संदर्भ में प्री अप्रूवल की जरूरत है प्रेसिडेंट की, ठीक है, और आर्टिकल 3 में जब राज्यों का पुनर्गठन हो तब अप्रूवल की जरूरत है, अदरवाइज साधारण बिल में और संशोधन बिल में जरूरत नहीं है प्री अप्रूवल की। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि धन विधेयक ही एक ऐसा और वित्त विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है जहां पर सिर्फ लोकसभा में ये पूरा स्थापित किया जा सकता है, और गवर्नमेंट मेंबर ही इसको पूरा स्थापित करेंगे, सिर्फ ये दोनों यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अदरवाइज जितने भी बिल है वो सब दोनों में से किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोकसभा में ये कैसे प्रक्रिया होगी, कि किस तरह का बहुमत चाहिए, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक तो लोकसभा में, ठीक है, और एक बहुमत किस टाइप का चाहिए, बहुमत। तो देखिए सामान्य प्रक्रिया होगी लोकसभा में, ठीक है, और साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी साधारण बिल के लिए, साधारण के लिए सब कुछ साधारण, ठीक है। राज्यसभा में भी सामान्य प्रक्रिया और साधारण बहुमत, ठीक है। उसके बाद धन विधेयक में क्योंकि ये स्पेशल है, पैसे से रिलेटेड है, तो अध्यक्ष स्वीकृति देगा, और क्योंकि लोकसभा में ही पेश होगा तो लोकसभा के मेंबर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वहां पर साधारण बहुमत से काम चल जाएगा धन, क्योंकि लोकसभा से। फिर राज्यसभा में उसको कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं धन से रिलेटेड, तो 14 दिन के अंदर उनको वापस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अमेंडमेंट या सुझाव के साथ कर रहे हैं तो स्वीकार अस्वीकार करने की शक्ति भी लोकसभा के पास है। अगर उन्होंने वापस नहीं किया बिल 14 दिन के अंदर, किसी सुझाव अमेंडमेंट के साथ भी वापस नहीं किया, बेशक ना करे, वो पारित ही माना जाएगा, यानी कि घंटा फर्क पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोकसभा वित्त विधेयक के बारे में कैसे बात करती है, यहाँ पे भी कुछ साधारण विधेयक की तरह काम करेगा वित्त विधेयक में, क्योंकि ये 117 एक की बात हो रही है, ठीक है। राज्यसभा में भी सेम यही प्रोसेस है, कुछ साधारण विधेयक की तरह ही काम होगा, जबकि संशोधन बिल जो है वो इम्पोर्टेंट बिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य भी शामिल हो जाते हैं, इसलिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। उसके बाद आर्टिकल 3 में यहाँ पे साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। साधारण बहुमत क्यों, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल पहले प्रेसिडेंट का मिल गया, भाई केंद्र डिसाइड करेगा कि किसी राज्य के दो टुकड़े होंगे या उसमें से कोई नया राज्य बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो यहीं पर ही हो गया अप्रूव, है ना, कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल की जरूरत है। फिर उसके बाद सब कुछ साधारण साधारण चलेगा, ठीक है। और ज्वाइंट सीटिंग इसमें होगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्रेसिडेंट ने प्री अप्रूव कर दिया है, तो ज्वाइंट सीटिंग क्यों बैठेगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रायर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया प्रायर अप्रूवल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब बात आ जाती है ज्वाइंट सीटिंग की। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है साधारण बिल में ही होगा सिर्फ, ठीक है। और वित्त विधेयक भी, क्योंकि एक साधारण बिल, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है, देखो वित्त विधेयक में दो चीजें होती हैं। वित्त विधेयक 117(1) जो है वो दो तरह से काम करता है, इसमें धन प्लस साधारण दोनों चीजें शामिल हो सकती है। एक तरह से कई बार ये सिर्फ साधारण विधेयक की तरह काम करता है, तो धन का अवशेष कम होता है, तो उसको भी खाली धन विधेयक को भी वित्त विधेयक कहेंगे, और जिसमें साधारण विधेयक के भी अवशेष होंगे या चीजें होंगी उसको भी वित्त विधेयक कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत हो सकती है अगर वित्त विधेयक है तो सिर्फ, लेकिन इसमें नहीं हो सकती, ठीक है। वित्त विधेयक में हो सकती है, धन विधेयक में नहीं होगी, ध्यान रखना है। वित्त विधेयक में अंश हो सकता है धन का, उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, जैसे बैंकिंग वाला 1978 में आया है ना, अभी हमने किया था। तो उसमें वित्त की यहाँ पे क्या हुई, अंश आ गया वित्त का, धन का, लेकिन वो साधारण बहुमत है, इसलिए उसको वित्त विधेयक कहा गया, ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग संशोधन बिल में भी नहीं होगी, जो संविधान संशोधन है वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। राज्यसभा भी संशोधन बिल के लिए, और कई बार राज्यों की भी जरूरत होती है, राज्यों की भी बहुमत की जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि संशोधन बिल में ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ विशेष बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत का तो आपको पता है कि जो भी सदन होगा उसका हाफ प्लस वन, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात की करें तो यहाँ पर 272, ठीक है, मेंबर्स, आपको पता है 543 बाई 2+1 होगा तो 272 मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये मेजोरिटी बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि राज्यसभा की कैसे बनेगी, 245/2+1, यानी कि 1 2 यहाँ पे 2 to the 4.5+1 होगा ना, तो यहाँ पे 123+1 124 हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स। मैं पॉइंट में जा रही हूँ वैसे। चलिए, तो यहाँ साधारण बहुमत यानी कि हर सदन के लिए लोकसभा में अगर इतना मिल जाता है किसी भी उसको तो ये साधारण बहुमत है, ठीक है। और राज्यसभा में इतना मिल जाता है तो ये साधारण बहुमत है, ठीक है। उसके बाद है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जो होता है ना, वो ये तो है ही 272, ठीक है, ये तो है ही लोकसभा के लिए, लेकिन जो प्रेजेंट है जो मेंबर, ठीक है, उसका 2/3, मान लो प्रेजेंट है 480, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 3 6 जा तो 16 दूनी 32, 320 तो है ना। तो 320 इनकी जरूरी है 272, ऐसे सिचुएशन में ही वो विशेष बहुमत माना जाएगा। लेकिन अगर ये हो गया कि प्रेजेंट जो है वो मान लो है 270, ठीक है, उसका 2/3 कितना होगा 90, यानी कि 180 ही हुआ, जबकि चाहिए एटलीस्ट 272 तो चाहिए ही ना। पर ये कहो कि भाई क्योंकि प्रेजेंट जो है मेंबर्स उसका तो 2/3 है, ये बेशक 2/3 है, लेकिन ये संख्या बल तो कम है ना इसका, तो कम से कम 272, और जो प्रेजेंट है इससे ज्यादा निकलना चाहिए उनका 2/3, तभी वो विशेष बहुमत है, अदरवाइज फेल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब है आर्टिकल 111 यानी कि 111। जब संसद में कोई पारित हो जाता है विधेयक, उस पर राष्ट्रपति की सहमति जरूरी हो जाती है, ये उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। प्रेसिडेंट के पास तीन विकल्प होते हैं जब उनके पास कोई भी बिल आता है, या तो वो सहमति दे दे उस पर, या रोक लगा दे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, ठीक है। तो आप तो मान के चलिए कि वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ज्यादातर तो सहमति ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर धन विधेयक की बात करें तो सहमति ही देनी पड़ेगी उनको, क्यों, क्योंकि प्री अप्रूव्ड है, ठीक है, प्री अप्रूव्ड है। अब ज्वाइंट सीटिंग है उस पर भी सहमति देनी पड़ेगी, ज्वाइंट सीटिंग से जो निकलेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने खुदा आह्वान किया है, ठीक है, खुदा आह्वान किया है, ठीक है। उसके बाद रोक किस पर लगाएंगे, कई तरह के रोक होते हैं, यानी कि वीटो का यूज कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट पावर, ये एब्सोल्यूट वीटो का यूज होता है यहाँ पर, कि रोक ही लगा दी भाई, होल्ड कर लिया, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट वीटो है, बता ही नहीं रहे कि मैं क्या करूँगा, ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया है, या बिल्कुल मना भाई नहीं करूँगा, ये एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है। तीसरा है कि वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। पुनर्विचार के लिए कब भेजेंगे वो, जब उनको कोई फर्स्ट हाउस से हो गया पास, सेकंड हाउस से पास हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास आया, तो वो कह रहे हैं कि भाई एक बार देख लो
ये मुझे सही नहीं लग रहा है, एक बार पुनर्विचार कर लो इसके ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन 44th अमेंडमेंट में 1978 में इनको ये अधिकार दिया गया है, जबकि 24वां मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में, 24वां जो संशोधन हुआ था 1971 में, उसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को साइन करने ही करने हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट में पुनः उनको शक्ति दी गई कि 1978 में कि वो पुनर्विचार कर सकते हैं और वापस भेज सकते हैं इनके दोनों सदनों के पास। ठीक है, तो इस दौरान होता क्या है कि कई बार वो सोचता है, फर्स्ट हाउस कई बार तैश में आके, या मेजोरिटी का तैश होता है, ठीक है, तो या कुछ भी मतलब सिचुएशन हो सकती है, वो पास कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड सदन है, वो भी मान लो पास कर देता है बाउंड मेजोरिटी की वजह से। लेकिन इस दौरान जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो पुनर्विचार के लिए जब भेजते हैं, तो इस दौरान काफी टाइम गुजर चुका होता है, मान लो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते, ठीक है, इतना टाइम गुजर चुका है। तो इसमें मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, तो टाइम मिल जाता है, पता लग जाता है इनको कि लोग इस बिल के कितने खिलाफ है या इसके पक्ष में है। तो जब पुनर्विचार के लिए वापस जाता है, तो अगर चेंजेस, क्योंकि बहुत असर पड़ता है जनता का और उनके रिएक्शन का, तो अगर नेगेटिव रिएक्शन है तो वो चेंजेस कर देते हैं। तो इसलिए बहुत एक तरह से वीटो जो है वो, या जो एक होता है, मतलब एक तरह की वीटो ही होगी ना पुनर्विचार के लिए, निलंबनकारी है, कुछ टाइम हो गया है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक रचनात्मक सहमति बन जाती है ना। तो वीटो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति भेजता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो पुनर्विचार यानी कि एक बार भेज दिया है, वापस विचार कर लो भाई, देख लो। और फिर आता है वीटो। वीटो 3 तरह की होती है हमारे राष्ट्रपति के पास, एक निलंबनकारी, एक पॉकेट वीटो और एक एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो तो हमने बात की कि सहमति नहीं है, तो यहाँ पर जब रोक लगाता है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज करता है। ठीक है, पॉकेट वीटो वो होती है कि कोई कार्यवाही नहीं करता, ना तो साइन करता है, ना वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ना वो कुछ सजेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो लेके बैठे हैं। तो इसका यूज जो है अभी तक एक बार हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, जब हमारे जो ये थे पीएम जो थे राजीव गांधी थे। ठीक है, उस वक्त इन्होंने यूज किया था, और ये डाक से रिलेटेड था, डाक विधेयक, इसको लेकर वो बैठ गए थे। ठीक है, फिर है एक निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव वीटो, इसमें क्या है, देर लगाते हैं। तो ये देर लगाने वाली जो वीटो बहुत अच्छी है, पॉकेट वीटो भी बहुत अच्छी है, कि जब राष्ट्रपति नहीं चाहते कि ये स्पेसिफिक चीजें, क्योंकि भाई राष्ट्रपति जो होते हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, सारे, एक तो मैच्योर बहुत होता है, और ज्यादातर वो पॉलिटिक्स से निकल कर आता है, उनको पता होता है कि क्या क्या चीजें और क्या बेनिफिशियल है देश के लिए, क्या नहीं है। तो कई बार ये बहुत ही, कई बार क्या 100% जब वो इन चीजों का यूज कर रहा है इस तरह की वीटो का, तो वो रचनात्मक सहमति बनाने के लिए बहुत बार कन्वर्ट हो जाती है, जो दोनों सदनों के बीच में, या किसी पर्टिकुलर बिल को लेकर जो रस्साकसी होती है, या होनी चाहिए चीज, जो चीज़ वो शामिल नहीं हुई है तो हो जाएगी, और अगर गलत चीज़ उसके अंदर है बिल के अंदर तो वो हट जाएगी। तो ये टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ओके, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखने की चीज़ है वो ये है कि हमारे देश की प्रधान प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, प्रेसिडेंट को 3 तरह की ही वीटो प्राप्त है, जबकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनको 4 तरह की वीटो प्राप्त है। 3 तो यही, एब्सोल्यूट, पॉकेट एंड सस्पेंसिव, फोर्थ वन इज क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, तो ये चौथी अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्राप्त है, हमारे प्रेसिडेंट को सिर्फ 3 है। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अब थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये, कि जो वीटो है वो यूज क्यों की जाती है, सदनों में व्यापक विचार व संशोधन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। एक चीज जो ध्यान रखनी हुई है कि धन विधेयक पर सहमति ही एकमात्र विकल्प है, जो कि मैं यहाँ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर वीटो का यूज हमारे प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, अगर ज़्यादा ही पसंद आई है, बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में बाकी की वीडियोस भी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि अच्छी क्लासेस यहाँ पे मिल रही है और आगे भी मिले और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर्टिकल 112, यानी कि पूरा बजट समझा दूंगी मैं आपको, आर्थिक समीक्षा भी समझा दूंगी कि क्या प्रोसेस है और क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसका औचित्य है।
और कब कौन क्या था, स्टार्ट कब हुआ, सारी इससे रिलेटेड फैक्ट्स के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टाटा, टेक केयर।